जानिए कहानी बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे की। जब बेगूसराय में हुई थी पोस्टिंग तो 40 अपराधियों को कर दिया था ढेर। बिहार के बन गए थे प्रॉब्लम शूटर। दंगे होने से पहले ही ऐसे सुलझा देते थे। उस रात का जब याद आता है दृश्य तो आज भी सिहर जाते हैं गुप्तेश्वर पांडे। जिस राजनीति के लिए रिटायर हुए थे उससे गुप्तेश्वर पांडे हाथ क्यों जोड़ लिए? युवाओं को आईपीएस बनने का दिया ये मंत्र। जानिए कहानी जिंदगी की में सौम्या राठी के साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव सिटीज की खास पेशकश में कहानी जिंदगी की। आज के अपने एपिसोड में हम एक ऐसे पुलिस अधिकारी की कहानी की बात करने वाले हैं जिन्हें लोग प्रॉब्लम शूटर के नाम से जानते थे। एक ऐसा अधिकारी है जिन पर जनता के साथ साथ सरकार को इतना भरोसा था कि बिहार में जब शराबबंदी का कानून लोगों को समझाने की बात आई थी तब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये जिम्मेदारी उन्हीं की झोली में डाल दी थी, ये कहकर कि जनता इनकी बात मानती है, इनकी बात समझती है और इन पर भरोसा भी करती है। एक ऐसे पुलिस अधिकारी रहे जो कि लोगों के बीच में दंगे ना हो, फसाद ना हो, इसीलिए खुद नदी में कूद जाते थे लोगों के सामने उनकी ही बात को सही साबित करने के लिए, उन्हें बस ये समझाने के लिए कि जो बात सिर्फ वार्तालाप से सुलझाई जा सकती है उसके लिए दंगे फसाद की आवश्यकता नहीं है और काफ़ी ज़्यादा हद तक इसमें कामयाब भी रहे। आज इस एपिसोड में बात होगी बिहार के पूर्व डीजीपी के कहानी गुप्तेश्वर पांडे की। सबसे पहले सर, लाइव सिटीज़ की टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये नमस्कार। जैसा कि मैंने कहा ही अपने इंट्रोडक्शन में, आप बिहार में प्रॉब्लम शूटर के नाम से जाने जाते थे, तो सबसे पहले उसी किस्से से शुरुआत करेंगे कि आप प्रॉब्लम शूटर कैसे बन गए कि हर एक स्थिति ऐसी जगह जहां पर कोई भी पुलिस वाला जाने से भी घबराता था, कई ऐसे दृश्य होते थे जहां कोई जाने के बारे में सोचता भी नहीं था, आप वहां पहुंच जाते थे और समस्या को इतनी सरलता से आसान कर देते थे, इतनी सरलता से सुलझा देते थे जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। देखो, ऐसे ही एक लोग ट्रबल शूटर कहते हैं, लेकिन उसमें बरसों के त्याग और तपस्या का वो परिणाम होता है। ये चमत्कार कुछ नहीं होता है। पुलिस पर लोग भरोसा नहीं करते। ये नहीं कि पुलिस से बाहर आने के बाद मैं ये बात कह रहा हूँ। मैं पुलिस की सेवा में 33 वर्षों तक रहा और हर प्लेटफॉर्म से ये बात कहता रहा हूँ कि पुलिस पर लोगों का विश्वास नहीं है। वो पुलिस को मानते हैं कि एक इंस्ट्रूमेंट है जो प्ले होती है दबंगों के हाथ से, मजबूत लोगों के हाथ से, जिनके पास पैसा है, पावर है, सत्ता है, ऐसा लोग पुलिस का इस्तेमाल करते हैं अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए और अपने हितों की रक्षा के लिए। पुलिस का इमेज नेगेटिव है और हर जगह है, ये पूरे देश में। कहीं भी पुलिस को, जो आम जनता है, जो शोषित हैं, दलित हैं, कमज़ोर हैं, समाज के निचले पायदान पर हैं, पुलिस को अपने साथ वो खड़ा न देखते हैं न मानते हैं। उन पर उनको विश्वास ही नहीं। ये विश्वास किसी इंस्टीट्यूशन को प्राप्त करने में सैकड़ों वर्ष लगते हैं। तो सैकड़ों वर्ष की गुलामी का ये परिणाम है कि पुलिस के स्वभाव को, संस्कार को लोग भूले नहीं हैं और पुलिस के स्वभाव और संस्कार में वो गुलामी की गंध आती ही है। तो उसमें एक आदमी, कोई भी आदमी हो, अगर उससे थोड़ा अलग हट करके जनता के साथ जुड़ता है और अपने काम से, अपने व्यवहार से, अपने आचरण से ये संदेश देता है कि देखो, हम इस सब में रह करके भी सबसे अलग हैं, हम गरीबों के साथ हैं, सुस्तों के साथ हैं, हम वंचितों के साथ हैं, समाज के सबसे निचले पायदान आदि पर खड़े आदमी के साथ हैं, हम हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको समान भाव से देखते हैं और हमारा एक ही उद्देश्य है, विधि व्यवस्था संधारण हो, सबके जान माल की रक्षा हो। अगर जनता को ऐसा विश्वास हो जाए, कदाचित किसी भी पदाधिकारी को, मेरी बात नहीं है, तो फिर उसके चमत्कारिक परिणाम होते हैं। जब भी कोई विधि व्यवस्था का संकट पैदा होता है, जहाँ भी कभी सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ता है या जातीय सौहार्द बिगड़ता है और विधि व्यवस्था की गंभीर समस्या उत्पन्न होती है, ऐसा पुलिस पदाधिकारी जाता है, उसकी बात लोग सुन लेते हैं। मेरे साथ ऐसा ही हुआ है और कुछ नहीं हुआ है। कहीं भी सैकड़ों उदाहरण हैं, दृष्टांत तो मैं सैकड़ों दे सकता हूँ। वैसे एक उदाहरण पर अभी मैं आना चाहूँगी। जब आपने पुलिस वाला बनने का फैसला किया था, कई एक बार पहले भी बता चुके हैं कि आपकी मंशा ये थी कि लोगों के मन में पुलिस की जो छवि थी
पुलिस का जो काम करने का तरीका था वो बदलना चाहते थे, और वो आपने इस हद तक बदला कि कहीं भी दंगे होते थे तो शांत कराने के लिए फ़ोन आपको ही घुमाया जाता था। औरंगाबाद से बेगूसराय, वहाँ से मुजफ्फरपुर, अलग अलग ज़िलों में दंगे कहीं भी हुए हैं, लेकिन सॉल्व करने के लिए फ़ोन आपके पास ही आता था। ये क्या स्थिति थी बिहार में? देखो, बिहार में क्या बहुत ये भीषण माने संकट वाला प्रदेश है। यहाँ कानून व्यवस्था को संधारित करना और विधि व्यवस्था को बनाए रखना प्रशासन के लिए हमेशा से एक बहुत बड़ी चुनौती रही है। लोग टुकड़ों टुकड़ों में बटे हैं, जात के नाम पर बटे हैं, मजहब के नाम पर बटे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के नाम पर बटे हैं, आपस में छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़े ये होते रहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती ये सांप्रदायिक सद्भाव को बनाए रखने की है। तो मुझे तो तब जाने को कहा जाता था जब स्थिति बिल्कुल नियंत्रण के बाहर होती सी प्रतीत होती थी। दंगे तो हुए नहीं, लेकिन होती सी प्रतीत दिखती थी, और सारी मशीनरी गवर्नमेंट की जब फेल कर जाती थी, कोई उपाय नहीं रहता था, तो सरकार का आदेश आता था। अच्छा, मैं डीजीपी बनने के पहले की भी बात कर रहा हूँ, डीजीपी बनने के बाद की नहीं। तो मुझे भेजा जाता था, तो मैं जाने के पहले अपने गुडविल का इस्तेमाल करता था। जहाँ समस्या है वहाँ कोई ऐसा जिला नहीं जहाँ के 500 लोगों का मेरे पास नंबर ना हो, हिंदुओं के भी मुसलमानों के भी। तो जाने के पहले मैं इन सारे लोगों को फ़ोन करके एक्टिवेट कर देता था। फिर विभिन्न संगठन जो दोनों पक्षों से जुड़े हुए हैं, उन संगठनों के मुखियों को भी मैं फ़ोन करता था, और सबसे मैं अपने गुडविल के आधार पर ये मदद मांगता था कि विधि व्यवस्था संधारण में आपका सहयोग चाहिए। और यही कारण है कि मेरे पहुंचने के पहले वहाँ 500 आदमी शांति स्थापित करने के प्रयास में लगे हुए रहते थे। वो एक अच्छी जमात हो जाती थी, और मेरे जाते जाते तो मेरे पहुंचने के पहले हमसे जुड़े लोग ही उस समस्या का समाधान कर चुके होते थे। मुझे तो केवल बिना कुछ किए जश मिल जाता था कि हम गए और समस्या सुलझ गई। और आपने कहा कि जैसा कि अधिकांश समय में हुआ है कि हम जहाँ गए हैं वहाँ सफलता मिली है, तो मैं उसमें बहुत विनम्रता से एक संशोधन करना चाहता हूँ कि अधिकांश जगह पर ऐसा नहीं हुआ है। मुझे 33 वर्षों में एक बार भी याद नहीं है कि किसी भी विधि व्यवस्था की समस्या में मैं चला गया और उसके बाद भी संकट बना रह गया। 100 में 100% जहां भी गया वहां छू मंत्र की तरह समस्या का समाधान हुआ है, और इसे मैं ईश्वरीय कृपा मानता हूं। और बिहार की जनता, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, इस दल के हो, उस दल के हो, जनता का प्यार और आशीर्वाद और ईश्वर की कृपा के भरोसे हुआ। मेरा कोई व्यक्तिगत चमत्कार नहीं था। जी, आपके ऐसे किस्सों के बारे में हम आगे फिर बात करेंगे, लेकिन इस वक्त मैं ये जानना चाहूँगी कि पुलिस अधिकारी बनने का जो सपना है उसके बीज कहाँ पनपे थे? देखो, मैं बहुत छोटा था, स्कूल में जा रहा हूँ, गांव में पैदा हुआ, मेरी कहानी सब जानते हैं। ऐसे गांव में पैदा हुआ न जहाँ बिल्ली है, न रोड है, न स्कूल है, न अस्पताल कहाँ है। जन्म हुआ था आपका? ये बक्सर जिले के इटाढ़ी थाना अंतर्गत एक छोटा सा गांव है, गेरुआ बांध। तो सबको पता है कि वहाँ न बिल्ली थी, न रोड था, न स्कूल था, न अस्पताल था। ऐसे गांव में तो मेरा जन्म हुआ। बचपन में 5-6 साल जब हुए, उस उम्र में 2 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता था, नंगे पांव, कीचड़ में, पानी में स्कूल जाना पड़ता। तो ऐसे माहौल में तो मेरा पालन पोषण हुआ। और मुझे याद है कि उसी तरह से मैं 9th-10th किसी क्लास में रहा होऊंगा तो मेरे घर में चोरी हुई थी। चोरी में एक दरोगा जी आए थे इटाढ़ी थाना से, तो इतने बेहुद्दे सवाल वो कर रहे थे। मेरे पिताजी अशिक्षित, मेरी माँ अशिक्षित, मेरे दादा अशिक्षित, मेरी दादी अशिक्षित, मेरे पूरे खानदान में कोई मेरे पहले स्कूल ही नहीं गया। अब उन लोगों से इतने फुहड़ और बेहुद्दे सवाल किए जा रहे थे, मुझे देख करके बहुत बुरा लगा। और पहली बार पुलिस के प्रति एक नकारात्मकता का भाव मेरे अंदर पैदा हुआ, और मेरे मन में विचार आया कि अगर मुझे कभी मौका मिला पुलिस का अफसर बनने का तो ऐसे बदतमीज पुलिस अधिकारियों को मैं ठीक करूंगा। अब पता नहीं वो बीज कहाँ से कैसे रह गया, समय आया तो पुष्पित और पल्लवित हो गया, और मैं IPS अधिकारी भी हो गया। जब आप IPS अधिकारी बने, जब डिसाइड हो गया, जब फाइनल रिजल्ट्स आ गए, जब तय हो गया कि अब वर्दी आपको पहननी ही है, तो वो क्या चीज़ थी, क्या फैसला किया था कि बिहार में पुलिस व्यवस्था में मुझे ये एक बदलाव निश्चित रूप से करना है? वही बीज जो मेरे मन में रहा। पुलिस को पहला मेरा जो परिचय हुआ, पहली मेरी देखा देखी खाकी वर्दी को मैंने देखा, तो पहले दिन मेरे मन में नकारात्मक
भाव आया था। और मैंने उसी दिन ये सोच लिया कि मुझे मौका मिला पुलिस बनने का, पुलिस अधिकारी बनने का, तो मैं कम से कम ऐसा नहीं बनूंगा और अपने नीचे वालों को भी ऐसा नहीं बनने दूंगा। इसीलिए मेरी पहली पदस्थापना एसपी के रूप में चतरा जिला में हुई। उसके बाद मैं करीब बिहार और उत्तर प्रदेश, ये बिहार कंबाइंड बिहार के, अब तो झारखंड अलग हो गया, 8 जिलों में एसपी रहा, कई जगह पर डीआईजी रहा, आईजी रहा। कुल मिलाकर बिहार के 25 जिलों में मैंने सेवा दी विभिन्न कैपेसिटी में। कभी भी मेरे यहाँ मिलने का कोई टाइम नहीं रहा और समाज के निचले पायदान पर खड़ा व्यक्ति भी कभी भी कोई मिल सकता था। लेकिन इतना मुझे जरूर पता है कि जब तक मैं प्रदेश का डीजीपी था, किसी भी थाना प्रहरी की ये हिम्मत नहीं थी कि थाना पर गए हुए किसी गरीब को या रिक्शे वाले, ठेले वाले, खुमचे वाले या कोई भी हो, उसको डांट करके, अपमानित करके भगा दे। उसकी बात सुननी पड़ती थी। जी, जैसा कि आपने बताया कि 25 जिलों में पोस्टिंग हुई थी आपकी, 25 जिलों में बिहार के आपने काम किया है, डिफरेंट कैपेसिटी में, अलग अलग कैपेसिटीज में। मैं ये जानना चाहूंगी कि वो एक कौन सा जिला था जब आप वहाँ पहुँचे तो आपको लगा कि शायद इतने वक्त से जो मैं काम कर रहा हूँ उसमें अपने आप को और ज़्यादा झोंकना पड़ेगा, जो ज़िला आपको सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग लगा, जहाँ से अपराध हटाना आपके लिए आपकी रातों की नींद उड़ाने वाला बन गया था? अपराध की दृष्टि से अगर देखोगे तो सबसे मेरे लिए चुनौतीपूर्ण जिला था बेगूसराय, जहाँ मैं गया था, छतरा के बाद में गया था। उस जमाने में बिहार का सबसे हॉट डिस्ट्रिक्ट माना जाता था और बेगूसराय था। बड़े बड़े अपराधी थे उस जमाने में। जब बिहार सरकार के पास AK-47 हथियार नहीं था, उस समय वहाँ के अपराधी AK-47 रखते थे और रंगदारी और एक्सटॉर्शन बहुत था, गैंग वार्स होते थे। और वो चुनौतीपूर्ण प्रभार मुझे मिला 1993 में, 93-94, 2 साल से थोड़ा ज़्यादा समय रहा। और उस समय मैं बिल्कुल जवान था, दूसरी मेरी पोस्टिंग थी। और ये ईश्वर का आशीर्वाद और कैसा संयोग कि मेरे नेतृत्व में 2 साल के अंदर 40 से 50 मुठभेड़ें हुई और जितने सातिर A ग्रेड के क्रिमिनल थे, पेशेवर डाकू, पेशेवर लुटेरे, पेशेवर एक्सटॉर्शनिस्ट, अपहरणकर्ता, अब जिस जिले में 40 से 50 की संख्या में पुलिस मुठभेड़ हो जाएगी, तो अभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का ज़माना नहीं था, सोशल मीडिया का ज़माना नहीं था, नहीं तो ये इंटरनेशनल न्यूज होता और कोई भी झूठी मुठभेड़ नहीं हुई, एकदम रियल जेन्युइन मुठभेड़। एक भी मुठभेड़ में कोई आरोप, कोई शिकायत नहीं है। तो अब जिस जिले में, और ये सारी मुठभेड़ें 1 साल के अंदर में हो गई, तो अब जिस जिले में 1 साल के अंदर 40 से अधिक अपराधी मारे जाएंगे पुलिस मुठभेड़ में, तो आप समझ सकते हैं कि उस जिले में क्या, आप डाटा देख लीजिए। तो मैं अभी भी कहता हूँ 93 और 94 में कोई बेगूसराय जिले का अपराध आंकड़ा शोध करता, आप मीडिया के लोग जाकर के देखिए, आप पाइएगा अपहरण, फिरौती के लिए अपहरण शून्य, रोड डकैती शून्य, गृह डकैती शून्य, पेट्रोल पंप लूट शून्य, बैंक डकैती शून्य। मतलब इस तरह से, मतलब लगता है जैसे सिनेमा में होता है वैसा हुआ। मतलब औरतें रात में 12 बजे आप बेगूसराय में जाके पूछिए कि रोड पर गाना पकड़ पान करके घूमती थी, लगता था कि राम राज्य हो गया। लेकिन फिर मैं ये बता देता हूँ, किसी को गलतफहमी नहीं होनी चाहिए, ये मैंने सब कर दिया। इसका सारा श्रेय बेगूसराय की जनता को है कि शांति के लिए संघर्ष करो, ये मैंने नारा दिया। या तो गुंडा रहेंगे या शरीफ लोग रहेंगे, और सारी बेगूसराय की जनता मेरे साथ खड़ी हो गई। एक एक अपराधी के बारे में इतनी गोपनीय सूचनाएं मिलने लगी, एक एक करके 40 से अधिक लोग मारे गए और जिले में पूरी तरह से, उसको आज तक बेगूसराय के लोग याद करते हैं। आपके इतने सालों की जो सर्विस रही उसमें कभी एक ऐसा मोड़ आया, कभी एक ऐसा पल आया जब आपको लगा कि शायद पुलिस की नौकरी नहीं कर कर कुछ और कर लेना चाहिए था? हाँ, ऐसा भी आया, लेकिन उसको मैं सार्वजनिक रूप से नहीं कर सकता हूँ। ऐसे क्षण आते हैं फ्रस्ट्रेशन के, डिप्रेशन के और हताशा के, निराशा के, लेकिन जो भीतर से आदमी आस्तिक है, मजबूत है, वो सारी ये क्षणिक भावनाएं होती हैं। लेकिन ओवरऑल कहिएगा तो मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं है। मैंने बहुत इज्जत के साथ, बहुत शान से पुलिस की नौकरी की है और जनता के साथ मैंने जितना न्याय संभव था मैंने किया है। जी, पुलिस की नौकरी, पुलिस का पेशा अपने आप में बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होता है,
ऐसे में बतौर एक पुलिस वाले की तरह आपके लिए सबसे चैलेंजिंग क्या था बिहार में पुलिस वाले की तरह काम करने में? एक ऐसी चीज़ जो आज भी आप याद करते तो लगता है कि मुश्किल तो था। देखिए, मुश्किल ये है, पुलिस में आपस में बहुत गुटबंदी है। सिपाही से लेकर पदाधिकारी लोग जात के नाम पर बटे हुए हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, ऐसा होना नहीं चाहिए। किसी भी जो पुलिस का मुखिया होगा उसके सामने है अपने फोर्स को एकजुट रखना। आपसी गुटबंदी, बड़े बड़े अधिकारियों में गुटबंदी होती है, लूज टॉक्स होते हैं, मतलब वो निगेटिविटी जो है वो नीचे से ऊपर तक भरी हुई है। लेकिन मैंने अपने समय में कोशिश की पुलिस मुख्यालय में किसी तरह की कोई गुटबंदी न हो, और नहीं थी, और सबको मैंने फ्रीडम दिया। उस समय उस स्थिति को संभालना, उस हालत को संभालना, जैसे गोपालगंज का उदाहरण, अब कहीं से किसी ने न्यूज चला दिया कि एक हिंदू की मस्जिद में बलि दे गई, अब लगा कि पूरे गोपालगंज में आग लग जाएगी, आसपास के जिले प्रभावित हो जाएंगे, यूपी और बिहार भी उसके लपेट में आ जाएगा। मैंने एसपी को कहा जाओ और स्थिति के बारे में बताओ, प्रेस कॉन्फ्रेंस। एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन जनता में अफवाह इतनी तेजी से फैली, एसपी के प्रेस कॉन्फ्रेंस का कोई असर नहीं। डीआईजी को भेजा, डीआईजी ने भी स्थिति स्पष्ट की, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसकी भी बात का कोई असर नहीं। तो मुझे डीजीपी होते हुए वहाँ जाना पड़ा, नदी में कूदना पड़ा, उस कंप्लेनेंट को लेकर के 42 घंटे तक नदी में तैर तैर करके उसको समझाते रहा, देखो डूबने भर पानी है, तुम्हारे बेटे की मृत्यु डूब करके हुई है। अंत में वो संतुष्ट भी हुआ। अगर मैं नहीं वहां जाता तो दंगा होने से कोई रोक नहीं सकता था, और दंगा केवल गोपालगंज में नहीं होता, वो पूरे बिहार में फैलता और आसपास झारखंड और उत्तर प्रदेश में भी उसकी लपट जाती। तो कभी कभी ऐसी चुनौतियां आती हैं कि बहुत बुद्धि से काम लेना पड़ता है। मेरे थोड़ा सा पहल करने से, नदी में कूद जाने से, दूसरे दिन से वो आग बुझ गई और पूरी तरह से मामला शांत हो गया। तो ऐसे ऐसे ये चुनौतियां हैं बिहार में, कुछ जटिल समाज है यहाँ का, तो बहुत कैलकुलेटिव होकर के इसमें एक ही चीज काम आता है, अपना गुडविल। अगर जनता को आप पर विश्वास है तो बड़ी से बड़ी मुश्किलों को आप पार करते चले जाएंगे, और जनता पर विश्वास नहीं है तो जनता में खड़ा होना मुश्किल हो जाएगा। जी, बिहार में पुलिस अधिकारी के तौर पर काम करने के बाद आपने बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी होंगी जो किसी को भी मानसिक रूप से परेशान कर देगी, मानसिक तनाव बढ़ा देगी। जैसा कि आप खुद भी बता रहे हैं, कई एक बार ऐसा हुआ है जब आपने दंगे हो जाए उसके पहले ही स्थिति को नियंत्रित कर दिया है, सिचुएशन को संभाल लिया है। लेकिन क्या इतने सालों की सर्विस में ऐसा कोई दृश्य था जो आप आज भी याद करते हैं तो अंदर से सिहर जाते हैं? हाँ था। इतने दिन कर मैंने बाथे देखा, मैंने सेनारी देखा, यहाँ 73-75 दलितों की लाश पड़ी हुई है बाथों में। सबसे पहले मैं वहाँ पहुँचा था, जबकि मैं जहानाबाद का एसपी नहीं था, मैं औरंगाबाद का एसपी था। जहानाबाद प्रशासन को पता भी नहीं था कि बातें में ऐसी घटना हुई है। पुलिस मुख्यालय ने मुझको संपर्क किया, जहानाबाद जिला प्रशासन का संपर्क ही टूट गया था जिला ये राज्य मुख्यालय से, टेलीफोन से। उस समय ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का और ये मोबाइल का ज़माना नहीं था। तो मुझे किसी तरह संपर्क करके कहा गया कि बातें पहुँचूँ, क्योंकि मैं उसके पहले बातें जहानाबाद के एसपी रह चुका था, तो मैंने 73 लाशें देखी। तो मेरा कलेजा, तो जीवन में पहला अनुभव था कि मैंने इतनी लाशों को एक साथ देखा था, जिसमें औरतें भी थीं, पुरुष भी थे, बच्चे भी थे, जवान भी थे, बूढ़े भी थे। फिर उसके बाद सेनारी में एक घटना घटी जहां सवर्ण को 36-37 लोगों की गला काट कर हत्या हुई थी। भारी विधि व्यवस्था की समस्या थी। जहानाबाद पुलिस प्रशासन के लोगों को और जिला प्रशासन के लोगों को गांव में एंट्री नहीं मिल रही थी। मुझे औरंगाबाद से बुलाया गया, मुझे कहा गया कि मैं जाकर उन लोगों को शांत करूं। तो सेनारी गांव में गया था, तो मैंने वो दृश्य देखा था, मेरा कलेजा एकदम छलनी छलनी हो गया था और लगता था कि मैं क्या देख रहा हूँ। आदमी कितना गिर गया है, उसकी चेतना का स्तर कितना नीचे गिर गया है। तो ऐसा तो दुर्भाग्य बहुत कम आदमी को अपनी नौकरी में मिला होगा कि 70-70, 72-72 या 40-40 जात के नाम पर लाशें गिरी हों, गर्दन काटी हुई हो, गोली मारी हुई हो। ये सब देखा, बहुत अफसोस हुआ, बहुत पीड़ा हुई। उस समय मैंने ये संकल्प लिया कि मैं जहाँ रहूँगा ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। और मुझे इस बात का संतोष है कि पूरी नौकरी में जहाँ भी मैं रहा, मैंने कभी कोई जनसंहार नहीं होने दिया। जबकि कठिन औरंगाबाद में एसपी रहा, रोल में एसपी रहा, जहानाबाद में एसपी रहा, ये चतरा में एसपी रहा। ये सब ऐसे जिले थे जहाँ
नरसंहारों का दौर चलता था, मतलब एक एक साथ 10, 20, 25, 30, 40 कट रहे हैं, मतलब हर महीने कोई कहीं ना कहीं कोई कटता था। लेकिन ये मेरा सौभाग्य है और ईश्वर का आशीर्वाद है और जनता का प्रेम है कि मैं जहां भी रहा, चाहे अरवल में, उस समय अरवल जहानाबाद का पार्ट था, चाहे जहानाबाद में, चाहे औरंगाबाद में, चाहे जहां भी रहा, कोई एक भी मैसेकर नहीं हुआ, जनसंहार नहीं हुआ। जी, पुलिस की नौकरी में क्या कभी ऐसा हुआ कि आप किसी और के साथ न्याय करने की कोशिश कर रहे थे, किसी और को इंसाफ दिलाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसकी आड़ में आप पर ही उंगलियां उठाई जाने लगी, आप पर ही इल्जाम लगाए जाने लगे? हाँ, ऐसा हुआ है। ऐसा जो भी काम करेगा, ये पुलिस में तो एक ही तरीका है, या तो बिल्कुल काम नहीं करो, वेतन लो, बैठे रहो, नाव पार लग जाएगी। ये राजधानी एक्सप्रेस की तरह है। IAS IPS हो गए, एक बार राजधानी में आप सवार हो गए तो दिल्ली आप पहुंच जाइए। आप काम करिए तब, नहीं करिए तब, थोड़ा कम करिए तब, थोड़ा ज्यादा करिए तब, सब कोई IPS से DG तक पहुंच जाता है, ADG तक पहुंच जाता है, IAS में सब कोई सेक्रेटरी तक प्रमोशन भी होता जाता है। लेकिन ऐसी नौकरी करने का क्या मतलब है? जो करता है, जो एक्टिव होता है, जो दिन रात शोषितों के लिए, दलितों के लिए, कमजोर लोगों के लिए खड़ा होगा, तो उसको तो संकटों का सामना करना पड़ेगा। बड़ी बड़ी ताकतें उसका विरोध, ऐसा मेरे साथ हुआ है। और दूसरे की मदद करने में, जायज मदद करने में मैं कई बार गंभीर संकट में पड़ा हूं, लेकिन ईश्वर की कृपा है, सब निकलते गया। उसका विस्तार से चर्चा करना उचित नहीं होगा। आपने अभी कहा कि बिना कोचिंग किए आप IPS बन गए, तो ऐसे बहुत से छात्र हैं जो निरंतर प्रयास कर रहे होते हैं, घंटों घंटों पढ़ाई करते हैं IPS बनने के लिए, तो उन्हें उनकी पढ़ाई से जुड़ा एक क्या संदेश देना चाहेंगे? मन जो करे वो नहीं कर सकते आप, मन जो करे वो आप नहीं कर सकते, क्योंकि उस पर शास्त्र की पाबंदी है, विधि निषेध है, शास्त्र आकर खड़ा हो जाता है। पशु पक्षी थे, गाय भैंस सुकर कुकर जोनी में आप थे, तो वहाँ न आपके लिए कोई धर्म था, ना आपके लिए वेद था, ना आपके लिए शास्त्र था, ना आपके लिए कोई देश का कानून आप पर था। जहाँ मन किया मलमूत्र त्याग किया, जहाँ मन किया संतानोत्पत्ति किया, किसी तरह का लाज लिहाज लोक मर्यादा, किसी तरह का विधि निषेध था ही नहीं। लेकिन जैसे ही आप मनुष्य हो गए तो आपके सामने कई विधि निषेध खड़े हो गए। शास्त्र आकर खड़ा हो, ये करोगे पाप है, ये करोगे पुण्य है, ये नहीं करना चाहिए, ये करोगे स्वर्ग में जाओगे, ये करोगे नरक में जाओगे। आपको हम नहीं मानते हैं शास्त्र और धर्म और पाप और पुण्य, ठीक है। जिस देश में, जिस परिवेश में रहते हो वहाँ का कानून तो मानते हो, IPC तो मानना पड़ेगा। किसी कलम उठाओगे 379 लग जाएगा, रुपया चोरी करोगे तो ये, डकैती करोगे 10 साल की सजा हो जाएगी, किसी का कत्ल करोगे तो फांसी पर लटकना पड़ेगा। तो कानून का भय तो है। तो आपका जो मन करे, मेरी बूढ़ी माँ को कोई आकर के गाली दे, मन करता है उसको गोली मार दें, लेकिन गोली हम नहीं मारते हैं, क्योंकि हमारी बुद्धि कहती है गोली मारोगे जेल जाओगे, जीवन तबाह हो जाएगा। तो मन के प्रवाह में बह करके निर्णय नहीं लेना चाहिए। बुद्धि इंस्ट्रूमेंट है जो मन को गवर्न करने के लिए भगवान ने दी है। इंद्रियों को गवर्न करने के लिए मन है, मन को गवर्न करने के लिए बुद्धि है। तो जो विद्यार्थी जीवन में IAS बनना चाहे, IPS बनना चाहे, डॉक्टर बनना चाहे, इंजीनियर बनना चाहे, मैनेजर बनना चाहे, मैनेजमेंट एक्सपर्ट बनना चाहे, सेलिब्रिटी कुछ भी बनना चाहे, उसको एक बात ख्याल रखना चाहिए कि मन के प्रवाह में नहीं बहना है, मन को अपने बुद्धि से गवर्न करना है, नियंत्रित करना है, कंट्रोल करना है, और बुद्धि से सारे जीवन के निर्णय लेने, और एकाग्रचित होकर के अपने लक्ष्य के प्रति स्ट्रेटजी बना करके मेडिटेटिव अटेंशन के साथ अगर लग जाएं, तो कौन कहता है कि आसमां में सुराख हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो आरो, कुछ भी हो सकता है। जी, अब आगे मैं आपके वॉलंटरी रिटायरमेंट के बारे में एक सवाल करना चाहूँगी। जब आपने वर्ष 2020 सितंबर में अपनी वॉलंटरी रिटायरमेंट की घोषणा की थी, तब बिहार में हलचल मचनी शुरू हो गई थी। विधानसभा चुनाव का वक्त था और उसके बाद आपके राजनीति से जुड़ने के जो कयास थे वो लगाए जाने लगे थे। बहुत चर्चाएं हो रही थी कि आप बहुत जल्द किसी राजनीतिक संगठन का हाथ थाम लेंगे। तो क्या वो बेबुनियाद थी या फिर कोई सच्चाई था उन सारी बातों के पीछे? सच्चाई थी, वो बुनियाद पर बात थी, उसमें कोई झूठ नहीं था। मैंने VRS लिया ही था कि मैं राजनीति में आकर के, क्योंकि सेवा तो ऐसे भी 6 महीने में समाप्त होने वाली थी, राजनीति के माध्यम से मैं बिहार प्रदेश की और यहाँ के लोगों की सेवा करूँगा, क्योंकि मैं जनता से जुड़े रहना मुझे बहुत अच्छा लगता है। किसी कारणवश ये संभव नहीं हुआ, उसके बहुत पेच हैं, और मैंने महसूस किया कि राजनीति के लिए मैं बना नहीं हूँ,
क्योंकि राजनीति में जिन गुणों की आवश्यकता होती है उतने गुण मुझ में नहीं है। ये मुझे बहुत बात कैसे गुणों की आवश्यकता बस है आप ट्विस्ट कीजिएगा तो भी मैं मुझसे नहीं निकलवा पाइएगा, जो मैं मेरे मन की बात आप नहीं निकलवा पाइएगा। उसमें क्षमा चाहिए, उसमें त्याग चाहिए, उसमें तपस्या चाहिए, उसमें धीरज चाहिए, उसमें गाली सुन करके, अपमान सुन करके भी जनता का सेवा करने की बहुत त्यागी बड़े बड़े महापुरुषों का काम है ये। हमारे जैसे छोटे लोगों के बस की बात नहीं है, तो मेरे बस की बात नहीं थी। मेरे में न उतना धीरज था, न उतना त्याग था, न उतना संघर्ष करने की क्षमता थी, न उतना पेशेंस था। मतलब जो उच्च स्तर के गुण होते हैं जो एक पॉलिटिशियन में चाहिए, वो मेरे में नहीं थे। तो मैं ये सोचता हूँ कि मैंने जो निर्णय लिया था कि राजनीति में आकर के करूंगा, वो मेरा व्यक्तिगत कोई लाभ नहीं था। एक विधायक को क्या मिलता है? मैं डीजीपी था, बताइए। डीजीपी का प्रोटोकॉल में माननीय विधायक बहुत ऊपर हैं, लेकिन स्थानीय सुख सुविधा के मामले में तो डीजीपी को उनसे 100 गुना ज़्यादा सुविधाएं प्राप्त हैं हर तरह से। तो अब बताओ ना, कोई डीजीपी का पद छोड़कर विधायक बनना चाहेगा? मुझे देश में कोई एक उदाहरण मिले तो बता दो। कोई नहीं बनना चाहेगा। वो डीएसपी छोड़ करके नहीं बनना चाहेगा, और डीजीपी तो बहुत बड़ा पद होता है। मैं तो इसलिए बनना चाहता था कि विधायक बनकर के एक मानदंड स्थापित करूं कि जनता के नेता कैसा होना चाहिए। मैं प्रतिज्ञा ली थी कि एक दिन मैं एसी के सरकारी भवन में नहीं रहूंगा। मैं गांव गांव में जाकर जो दलित हैं, शोषित हैं, वंचित हैं, समाज के सबसे निचले पैदान पर हैं, उनकी झोपड़ी में जाऊंगा, उनके साथ रोटी नमक खाऊंगा, उनके साथ चटाई पर रात में सोऊंगा गर्मी में, उनके दुख को, उनकी पीड़ा को, उनकी परेशानी को लेकर के सरकार के सामने रखूंगा, उनकी आवाज बनूंगा, इस सेवा करने में। तो मुझे ये मौका नहीं मिला। नुकसान मेरा क्या हुआ? गुप्तेश्वर पांडे का क्या नुकसान हुआ भाई? मेरा व्यक्तिगत नुकसान नहीं हुआ, नुकसान तो समाज का हुआ, नुकसान जनता का हुआ, नुकसान प्रदेश का हुआ। मेरा इसमें कोई व्यक्ति अब तो मैंने सोचना ही बंद कर दिया। मतलब आने वाले वक्त कभी भी नहीं जी, नेवर इन लाइफ। मैंने अपना जीवन पूरी तरह से ठाकुर जी को दे दिया है, और बहुत आनंद से। मैं किसी विवाद में नहीं पड़ना चाहता, और मुझे नाम की, जस की, शोहरत की, और अखबार में फोटो छपाने की, इंटरव्यू देने की, किसी चीज़ की कोई आकांक्षा नहीं है। ये भी आपने इतना प्रयास किया, डॉक्टर साहब ने फ़ोन किया, फिर ज्ञानेश्वर जी से बात हुई। नहीं तो मैं पता कर जी, किसी को रोज़ मुझे 5-10 फ़ोन आते हैं दिल्ली से, यहाँ से, वहाँ से, लेकिन मैं किसी को इंटरव्यू नहीं देता, किसी से बात नहीं करता। लेकिन मुझे उन्होंने कहा कि नहीं आप दे दीजिए, तो बरसों पुराने रिश्ते हैं, उसके कारण मैंने दे दिया। मुझे नाम की ज़रूरत नहीं, मुझे जस की ज़रूरत नहीं, मुझे शोहरत की ज़रूरत नहीं, मुझे अखबार में नाम नहीं छपवाना, मुझे कोई ऐश्वर्य की ज़रूरत नहीं, मुझे किसी पद और प्रतिष्ठा की ज़रूरत नहीं। मैं ठाकुर जी के प्रेम में मग्न हूँ। जब तक शरीर स्वस्थ रहेगा ठाकुर जी की कथा सुनाऊंगा। 2-3 साल के बाद मैं बिल्कुल मौन होकर के, एकांतवास होकर के केवल साधना करूंगा। ये कथा का भी लंबा चक्कर नहीं है, इसमें भी बहुत प्रपंच है, संसार का विस्तार होता है। 11 स्टेट में मेरी कथा लगी हुई, बाहर मेरी सिंगापुर में कथा लगी हुई है, कनाडा में लगी हुई है, अमेरिका में लगी हुई है, यूके में ब्रिस्टॉल में लगी हुई है, लिवरपूल में लगी हुई है। इससे क्या होता है? आपका फिर अहंकार बढ़ेगा, फिर आपका संसार का विस्तार होगा। जहाँ जाइएगा 11, यहाँ आंध्र प्रदेश में, पंजाब में, हिमाचल में, छत्तीसगढ़ में, रायगढ़ में, भोपाल में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, झारखंड, इतनी जगह पर कथाएं लगी हुई। तो अब जहाँ जाइएगा 1000 आदमी से नया परिचय होगा, तो संसार का विस्तार होता जाएगा। और आदमी के जीवन का लक्ष्य क्या है? आदमी के जीवन का लक्ष्य है आत्म कल्याण करना, अपने स्वरूप को जानना, आत्म स्वरूप में स्थित होना। जितना बाहर विस्तार होगा ऐश्वर्य का, उतना जीव की दूरी ईश्वर से बढ़ती। मुझे 2-3 साल के अंदर इस तमाम संसार को समेट करके और एकदम एकांतवास में मौन होकर चला जाना है, जहाँ न कोई फोन होगी, न कोई टीवी होगा, न कोई अखबार होगी। 2-3 सालों में संसार के आप सारे मोह त्याग देंगे? बिल्कुल, हम त्याग चुके हैं, हमारा कोई मोह ही नहीं। हम अनुपलब्ध हो जाएंगे संसार के लिए। मोह तो आज भी नहीं है मेरा, किसी से कोई मोह नहीं है, न कोई किसी से अपेक्षा है, न मुझे कुछ चाहिए, और न किसी के प्रति मेरे मन में कोई अकल्याण की भावना है। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सब आनंद से रहें और सब शांति से रहें, आपसी प्रेम भाईचारा बना रहे। और हमने अपनी बाजी खेल ली। बाकी जो समय है वो हमको अपने कल्याण के लिए, अपना आत्मस्वरूप में स्थित होने के लिए हमको ठाकुर जी के चरणों में लगाना है। हमको फिजूल का समय बर्बाद नहीं करना। जी जी।
तो आज आपने कहानी जिंदगी के इस खास एपिसोड में कहानी सुनी बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे की। उनके कुछ पुलिस लाइफ के ऐसे किस्से जो याद कर कर आज खुद भी परेशान हो जाते हैं, कुछ ऐसे किस्से जो वो दोहराना नहीं चाहते और अब आने वाले जीवन में अपने रिटायरमेंट के बाद किस तरीके से वो अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, आपने ये भी जाना। आप तमाम वीडियोस के लिए लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें। अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लाइव सिटीज़ के साथ ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।